आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है क्लास 9 का हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जब बात करते हैं पैस्टोरलिस्ट की तो इसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल वर्ड पैस्टोरलिस्ट नहीं सुना होगा। आप लोगों ने सुना होगा नोमैड्स, राइट। तो इस टॉपिक में हम उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यानी मूवमेंट होता होगा एक एरिया से दूसरी जगह, इसलिए कि वो अपनी लिविंग अर्न कर सके। फिर बात आती है पैस्टोरल नोमैड्स और उनके मूवमेंट। सबसे पहले आता है कहाँ कहाँ मूवमेंट्स हुए थे? माउंटेन्स में। अब भी गुजर बकरवाल जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, वो सबसे बड़े हर्डर्स माने जाते हैं गोट और शीप के। विंटर में जब ज्यादा माउंटेन कवर हो जाता है, हाई माउंटेन यानी जो पहाड़ी की चोटी है वो स्नो से कवर हो जाती है, वो लोग जो होते हैं अपनी हर्ड्स के साथ लो हिल्स में रहते हैं, शिवालिक रेंज की। कहाँ? शिवालिक रेंज की। जो ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट होते हैं इधर, वो प्रोवाइड करते हैं पैस्चर्स उनके हर्ड्स को। बहुत सारे हाउस होल्ड जो है वो एक साथ आते हैं इस जर्नी के लिए और फॉर्म करते हैं, जिसे हम आजकल कहते हैं काफिला। ये क्रॉस करते हैं पेड़ ट्रांजल, पास करते हैं उसके और एंटर करते हैं वैली कश्मीर की। अगर हम माउंटेन्स के अलग एरिया में देखें तो गद्दी शेफर्ड जो है हिमाचल प्रदेश के, उनकी सिमिलर साइकिल है सीजनल मूवमेंट की। वो भी अपना विंटर जो है लो हिल्स में स्पेंड करते हैं शिवालिक के, और ग्रेज करते हैं फ्लॉक स्क्रब फॉरेस्ट। अप्रैल तक वो मूव करते हैं नॉर्थ और स्पेंड करते हैं अपना समर लाहौल स्पीति में। जब वो जाते हैं अपने वे पे तो वो स्टॉप करते हैं एक बार वापस से विलेजेस लाहौल और स्पीति के, और रीप करते हैं अपनी समर हार्वेस्ट और सो करते हैं विंटर क्रॉप। ठीक है, यानी वो साथ में अपनी क्रॉपिंग एरिया भी देखते हैं। फर्दर अगर ईस्ट साइड देखें तो घरवाल और कुमाऊं जो गुजर कैटल हर्डर्स हैं, वो ड्राई फॉरेस्ट में आते हैं भाबर में विंटर में, और हाई मेडोज में चले जाते हैं यानी बुग्याल समर में। उनमें से बहुत सारे जो है ओरिजिनली वो जम्मू से हैं और कुछ यूपी हिल से आते हैं 19th सेंचुरी में अच्छे पैस्चर्स के लिए। पैटर्न जो है साइक्लिकल मूवमेंट का समर और विंटर पैस्चर्स में वो टिपिकल है बहुत सारे पैस्चरल कम्युनिटीज के लिए, हिमालयस इंक्लूडिंग घोटिया, शर्पास और किन्नौरीज। फिर बात आती है प्लेट्यूज की। प्लेट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट, तीनों का हम एक साथ देखेंगे, ध्यान से देखो। धंगर्स जो है वो इंपॉर्टेंट पैस्टरल कम्युनिटी है महाराष्ट्र की। अर्ली 20th सेंचुरी में उनकी पॉपुलेशन इस रीजन में लगभग 4,67,000 मानी जाती है। उनमें से ज्यादा जो थे शेफर्ड्स थे, कुछ जो थे ब्लैंकेट वीवर्स थे, और स्टिल दूसरे जो थे वो फेलो हर्डर्स थे। जो धंगर शेफर्ड्स थे वो सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं महाराष्ट्र की मॉनसून के टाइम पे। सेमी एरिड रीजन जिनकी लो रेनफॉल और पुअर सॉइल है, वो कवर किया जाता है थॉर्नी स्क्रब से। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स है। ड्राई क्रॉप्स कोई चीज नहीं सिवाय ड्राई क्रॉप्स के, जैसे बाजरा जो है वो यहाँ क्रॉपिंग एरिया हो सकता है उसका। मॉनसून में जो ट्रैक्टिव वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता है धंगर फ्लॉक्स के लिए। अक्टूबर तक धंगर जो है हार्वेस्ट करते हैं अपना बाजरा और स्टार्ट करते हैं खुद का मूव वेस्ट की तरफ। जब खैरिफ हार्वेस्ट हो जाता है टाइम पे, तो फील्ड जो है फर्टिलाइज की जाती है, रेडी की जाती है रैबी हार्वेस्ट के लिए। किसके लिए? राबी हार्वेस्ट के लिए। धंगर फ्लॉक जो है मैन्योर करते हैं फील्ड और सबटिल पे फेड करती है। जब मॉनसून का स्टार्टिंग होती है, धंगर जो है कॉनकन को छोड़ देते हैं और कोस्टल एरियाज जाते हैं अपनी फ्लॉक्स के साथ, और अपने सेटलमेंट में वापस जाते हैं जब ड्राई प्लेट्यू होता है। गोलास जो है वो हर्ड करते हैं कैटल को। कुरमास और कुरबास जो है वो शीप को और गोट्स को, और सोल करते हैं वोवन ब्लैंकेट्स। वो वुड्स के आसपास रहते हैं जो कल्टीवेट की जाती है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, जो एंगेज होती है अलग अलग पेटी ट्रेडर्स में जो उनकी हर्ड्स का ध्यान रखते हैं। बंजारास जो है वो दूसरा वेल नोन ग्रुप है ग्रेजर्स का। ये जो है फाउंड किए जाते हैं उत्तर प्रदेश वाले गांवों में, पंजाब के गांव, राजस्थान के गांव, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गांव में। अच्छे पैस्चर लैंड की सर्च के लिए अपने कैटल के लिए वो लंबे डिस्टेंस के लिए मूव करते हैं और सेल करते हैं प्लफ कैट और दूसरे कुछ विलेजेस को एक्सचेंज में ग्रेन ऑफ फॉर्डर। फिर बात आती है डेजर्ट जो है, डेजर्ट की एरिया यानी राजस्थान साइड, वहां रायकास रहते हैं। कौन रहते हैं? रायकास। उनकी जो रेनफॉल है उस रीजन में वो मीगर है और अनसर्टेन है, यानी सर्टेन नहीं है कोई भी चीज। वास्ट स्ट्रेचेस में देखें जहां कोई क्रॉप नहीं उगाई जाती, रायकास जो है वो कॉम्बाइन करते हैं कल्टीवेशन पैस्टरलिज्म के साथ। मॉनसून के टाइम पे रायकास जो है बर्मर के, जैसलमेर के, जोधपुर के और बीकानेर के वो अपने होम विलेजेस में रहते हैं जहाँ पैस्चर जो है अवेलेबल है। एक ग्रुप है रायकास का जिसे कहते हैं मारू यानी डेजर्ट रायकास, जो हर्ड करते हैं कैमल, और दूसरे ग्रुप्स जो रियर किए जाते हैं शीप और गोट की फॉर्म में।
वो जज किए जाते हैं कि कितने लंबे समय तक जो हर्ड्स है वो एक एरिया में रह सकते हैं और जहां वो वाटर और पैस्चर दोनों फाइंड कर सकते हैं। ये नीड है कैलकुलेट करना टाइमिंग उनके मूवमेंट्स की, इंश्योर करना कि वो मूव कर सकते हैं अलग अलग टेरिटरीज में। उन्हें सेटअप करना पड़ेगा रिलेशनशिप फार्मर के साथ एक जरिए में कि जो हर्ड्स है वो ग्रेस करेंगी हार्वेस्टेड फील्ड्स और मैन्योर सॉइल की। कॉम्बाइन करना रेंज अलग अलग एक्टिविटीज की, कल्टीवेशन, ट्रेड और हर्डिंग अपनी लिविंग के लिए। फिर बात आती है कॉलोनियल रूल और पैस्चरल लाइफ कि कॉलोनियल रूल के बारे में बात करते हैं, दिमाग में डायरेक्ट बल्ब जलता है ब्रिटिशर्स। तो उस टाइम पे पैस्चरल लाइफ के लिए क्या क्या चीजें थी देखो। कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो लाइफ है पैस्चरलिस्ट की वो बहुत ज्यादा चेंज हुई थी। उनके ग्रेजिंग ग्राउंड जो थे वो कम हो चुके थे, उनके मूवमेंट जो है वो रेगुलेट हो चुके थे और रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो चुका था। पहले जो कॉलोनियल स्टेट था वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे सारे ग्रेजिंग लैंड्स को कल्टिवेटेड फार्म्स में। लैंड रेवेन्यू सबसे बड़ा सोर्स था इस फाइनेंस के लिए। कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो है सारे अनकल्टिवेटेड लैंड को जो अनप्रोडक्टिव अपीयर हो रहे हैं वो प्रोड्यूस करें, ना ही रेवेन्यू ना ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उन्हें देखा जाता था वेस्ट लैंड की तरह और उन्हें कल्टीवेशन में लाया जाता था। अगर मिड 19th सेंचुरी से देखें तो वेस्ट लैंड रूल्स जो है वो इनैक्ट किए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में। जब ये रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड के लिए गए, टेकन ओवर हुए और दिए गए सिलेक्टेड इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल्स को अलग अलग कंसेशंस और एंकरेज किया कि वो सेटल करें इन लैंड्स को। उनमें से कुछ जो थे वो हेडमैन बनाए गए विलेजेस में जो न्यूली क्लियर्ड एरियाज थे। सेकेंड जो था वो था मिड 19th सेंचुरी तक अलग अलग फॉरेस्ट एक्ट भी इनैक्ट हुए अलग अलग प्रोविंसेस में। कुछ फॉरेस्ट जो थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे कॉमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर, जैसे देवदार, सैल, जो डिक्लेयर किया जाता था रिजर्व की तरह। कोई पैस्चरलिस्ट को अलाउ नहीं था एक्सेस करना इन फॉरेस्ट को, जो दूसरे फॉरेस्ट थे उन्हें प्रोटेक्टेड क्लासिफाई किया जाता था। फॉरेस्ट एक्ट जो है वो चेंज करते थे लाइफ पैस्चरलिस्ट की। अब जो प्रिवेंट करता था उन्हें फॉरेस्ट में एंटर करने से, उन्हें अर्लियर प्रोवाइड किया गए थे वैल्यूएबल फॉरेज उनकी कैटल के लिए, यानी फॉरेस्ट में ना जाए इसलिए उन्हें फॉरेस्ट प्रोवाइड किया गया था। इवन जब एरिया जो एंट्री के लिए अलाउड थे उनका मूवमेंट जो था वो रेगुलेटेड था, यानी रेगुलेशंस के साथ था। उन्हें परमिट चाहिए थी एंट्री की, टाइमिंग जो थी एंट्री की और डिपार्चर की वो स्पेसिफाई थी और नंबर ऑफ डेज जो स्पेंड करेंगे फॉरेस्ट में वो भी लिमिटेड थे। उन्हें मूव करना था क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट जो थी वो इशू की गई थी उन्हें जो अब रह रहे थे लोग। तीसरा जो था वो था ब्रिटिश ऑफिशियल्स नोमैडिक लोगों के ऊपर शक से देखते थे, शकी थे। वो ट्रस्ट नहीं करते थे मोबाइल क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स को जो अपने गुड्स एक विलेज से और पैस्चरलिस्ट जो अपनी प्लेस रेजिडेंस का हर सीजन चेंज करते हैं गुड पैस्चर्स की फॉर्म में। उन्हें डाउट था उनसे। जो सेटल हुए थे उन्हें एक पीसेबल और लॉ अबाइडिंग माना जाता था और जो नोमैडिक थे उन्हें क्रिमिनल कंसीडर किया जाता था। 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया ने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पास किया था। बहुत सारी कम्युनिटीज जो है क्राफ्ट्समैन की, ट्रेडर्स की और पैस्चरलिस्ट की वो क्लासिफाई की जाती है क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह। फोर्थ जो था वो था एक्सपैंड करना रेवेन्यू इनकम। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है हर पॉसिबल सोर्स देखा टैक्सेशन के लिए। पैस्चरलिस्ट को टैक्स पे करना था हर एनिमल पे जो वो पैस्चर्स पे ग्रेज कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पैस्चरल ट्रैक्स जो थे इंडिया के, ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ कब, मिड 19th सेंचुरी के बीच में। टैक्स पर हेड जो था कैटल का वो रैपिडली बढ़ा और जो सिस्टम था कलेक्शन का वो इंक्रीजिंगली एफिशिएंट रहा। फिर बात आती है चेंजेस कैसे लोगों के पैस्चरलिस्ट की लाइफ में अफेक्ट करा था। देखो, पैस्चर लैंड डिसअपीयर होने की वजह से अंदर प्लाफ यानी एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक थे उन्हें फीड किया जाता था ग्रेजिंग लैंड जो रहती थी, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग इन पैस्चर्स की होती थी। यूजुअली नोमैडिक पैस्चरलिस्ट ग्रेज करते थे उन एनिमल्स को एक एरिया में और मूव करते थे दूसरी एरिया में। अंदर फेड यानी जिन्हें कम खाया जाता था जिन कैटल्स पे लार्ज नंबर में, वो मर गई स्कार्सिटी और फेमाइन्स की वजह से। फिर आता है कैसे पैस्चरलिस्ट इनने चेंज कोप अप किया। तो 1947 में कैमल और शीप हर्डिंग ट्राइकास जो थे इंस्टेंस में वो अब सिंध से मूव नहीं कर सकते थे और अपनी कैमल्स को ग्रेज नहीं कर सकते इंदस की रिवर पे जो वो पहले करते थे। तो इतने सालों में कुछ रिचर पैस्चरलिस्ट जो थे वो लैंड खरीद रहे थे और सेटल कर रहे थे अपनी नोमैडिक लाइफ पे। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट मानते थे कि जो ड्राई रीजन है माउंटेन का, पैस्चरलिस्ट अब भी इकोलॉजिकली ज्यादा वायबल फॉर्म नहीं है। फिर बात आती है अफ्रीका के पैस्चरलिज्म में कैसा था।
इवन टुडे 22 मिलियन अफ्रीकन जो हैं वो कोई पैशनल एक्टिविटी के लिए अपनी जिंदगी चला रहे हैं। वो इंक्लूड करते हैं कम्युनिटीज जैसे बेडोन, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरन एंड तुर्काना। उनमें से अब भी जो है सेमी एरिड ग्रासलैंड में रह रहे हैं, एरिड डेजर्ट में रह रहे हैं, जहां रेनफेड एग्रीकल्चर बहुत डिफिकल्ट है। वो रेस करते हैं कैटल, कैमल्स, गोट, शीप, डंकीज और मिल्क, मीट, एनिमल स्किन, वूल, ये सब बेचते हैं। गुड जो है वो अर्न करते हैं ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के थ्रू और दूसरे कंबाइंड पैशनल एक्टिविटीज के थ्रू जो एग्रीकल्चर के साथ है। स्टिल अदर जो है और जॉब्स करते हैं सप्लीमेंट करने के लिए उनका मीगर ऑन सर्टेन अर्निंग पैशनलिज्म से। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये मैप है जो दिखा रहा है कि कहाँ का कौन थे। धंगर्स, कुरमास, कुरबास, गोलाज, मल्धा, इजाइकास, बंजारास, भोटिया, उचास, गद्दीस, गुज्जर्स, ये सब अलग अलग पैशनल एरियाज के ग्रुप्स हैं जो अलग अलग जगह पे थे। फिर बात आती है मसाई ने जो है कम से कम 60% जो है, क्या 60% में प्री कॉलोनियल लैंड खो दी थी। तो उन्हें कन्फाइन था एरिड जोन के लिए और अनसर्टेन रेनफॉल जो था पैस्चर। प्री कॉलोनियल टाइम पे मसाई पैस्चरलिस्ट जो थे वो डोमिनेट करते थे एग्रीकल्चर नेबर्स को, दोनों इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। जब कॉलोनियल रूल खत्म हुआ सिचुएशन रिवर्स हो गई। लार्ज एरिया जो थे ग्रेजिंग लैंड के वो भी गेम रिजर्व्स में कन्वर्ट हो गए। यानी मसाई मारा संब्रू नेशनल पार्क केन्या में और सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया। सेरेंगेटी नेशनल पार्क इंस्टेंस में क्रिएट करता है 14,760 किलोमीटर मसाई ग्रेजिंग लैंड। जो लॉस्ट द फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड का और वाटर रिसोर्सेज का, उसने स्मॉल एरिया ऑफ लैंड पे प्रेशर किया जो मसाई कन्फाइंड थे, जिसके अंदर कंटिन्यूस ग्रेजिंग करना स्मॉल एरिया पे इनएविटेबल मतलब है क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स का डिस्ट्रॉय। फॉर्दर जो था हमेशा शॉर्ट पीस एम्प्लॉय में था। फीड करना कैटल वो एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम बन चुकी थी। फिर बात आती है बॉर्डर्स जो थे वो क्लोज हो चुके थे। जैसे मसाई था, दूसरे पैस्चर ग्रुप्स भी फोर्स थे कि वो कन्फाइंड स्पेसिफिक रिजर्व्स में रहे। पैस्चरलिस्ट जो थे अलाउ नहीं थे कि वो मार्केट्स में एंटर करे वाइट एरियाज के। बहुत सारे रीजन्स में उन्हें प्रोहिबिट किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेड में। कट करने सारे लिंक्स जो थे वो कभी पॉसिबल था नहीं, क्योंकि व्हाइट कॉलोनिस्ट थे, उन्हें ब्लैक लेबर पे डिपेंड होना था किसके लिए, कि वो माइंस, रोड्स बिल्ड करे, टाउन्स बिल्ड करे। अब जब पैस्चर्स सूख गए, क्या हो गए, सूख गए, तो ड्रॉट अफेक्ट हुआ, क्या हुआ, सूखापन हो गया और पैस्चरलेस हर तरफ। तो जब रेन कम हो गई, पैस्चर्स ड्राई होने, कैटल जनरली साफ करती थी जब तक वो किसी और एरिया में जहां फॉरेज अवेलेबल था वहां जाए। सिंस वो शिफ्ट नहीं कर सकते थे अपना कैटल उन प्लेसेस पे जहां पैस्चर्स अवेलेबल थी, लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल्स जो थे वो स्टार्वेशन और डिसीज की वजह से मर गए थे। इंक्वायरी जो थी 1930 में दिखाती कि मसाई केन्या में पॉजिटिवली 7,20,000 कैटल, 8,20,000 शीप, 1,71,000 डंकीज। 2 सालों में सेवेज और 1930 और 1934 में ओवर हाफ कैटल जो थी मसाई रिजर्व की मर चुकी थी। नॉट ऑल वे इक्वल। अब इसमें यह था कि सब इक्वली अफेक्टेड नहीं थे। प्री कॉलोनियल टाइम से मसाई सोसाइटी जो थी वो 2 सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहला एल्डर्स और दूसरे थे वॉरियर्स। एल्डर्स फॉर्म करते थे रूलिंग ग्रुप और पीरियोडिक काउंसिल से मिलते थे जो डिसाइड करते थे कम्युनिटी के अफेयर्स के बारे में। जो वॉरियर्स थे वो कंसिस्ट करते थे यंगर पीपल के बारे में, मेनली रिस्पॉन्सिबल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए। रेडिंग जो था वो इम्पोर्टेंट था सोसाइटी में जहां कैटल जो थी वो वेल्थ थी। तो ये रेट्स के थ्रू जो थी पावर अलग अलग पैस्चर ग्रुप्स की वो एक्सर्ट की जाती थी। एडमिनिस्टर करने के लिए अफेयर्स मसाई के ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की सीरीज मेजर की जिनकी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस थी। उन्हें चीफ अपॉइंट किए अलग अलग सब ग्रुप मसाई के जो रिस्पॉन्सिबल थे ट्राइब के अफेयर्स के लिए। चीफ ने अपॉइंट किया कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ऑफन एक्यूमुलेट करती है वेल्थ टाइम के अकॉर्डिंग। एक रेगुलर इनकम थी जहां वो एनिमल्स खरीद सकते थे, गुड्स और लैंड खरीद सकते थे। वो पैसे लैंड करते थे पुअर नेबर्स को जो जरूरत थी टैक्स पे करने के लिए। जो सोशल चेंज था मसाई सोसाइटी में वो 2 लेवल्स पे हुआ था। पहला, ड्रॉट इफेक्ट जो था लाइफ पैस्चर्स का वो हर जगह। पहला, ट्रेडिशनल डिफरेंस एज की वजह से, यानी एल्डर्स और वॉरियर्स में, जिसकी वजह से वो ब्रेकडाउन एंटायरली नहीं हुआ। सेकंड जो था वो था नया रिस्ट्रिक्शन वेल्दी और पुअर पैस्चरलिस्ट में। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, पैस्चर एंड डिसअपियर होने की वजह से ग्रेजिंग जो थी प्रॉब्लम हो गई थी, जबकि पैस्चर्स जो थे वो कम होते जा रहे थे कंटिन्यूअस ओवरग्रेजिंग की वजह से।
टाइम जो थी ड्रॉथ का वो टाइम क्राइसिस का था जब कैटल लार्ज नंबर में मर चुकी थी। एनवायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो है वो इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि जो पैस्टोरल और नोमैडिज्म था वो इन फॉर्म की लाइफ थी जो परफेक्टली सूटेड थी बहुत सारे हिली और ड्राई रीजन्स के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।